वेल बफर्स वन ऑफ द इंटरेस्टिंग टॉपिक टू बी डिस्कस। ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए तो टफ टॉपिक था समझाने के लिए भी और समझने के लिए भी। ठीक है, तो अब अगर हम बफर्स देखते हैं तो हमारे पास बेसिकली बफर्स की क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो हमारे पास है ना दो तरीके से क्लासिफिकेशन की जा सकती है। एक ऑन द बेसिस ऑफ कि ये हमारे पास आइदर फिजियोलॉजिकल बफर्स हैं या केमिकल बफर्स हैं, और दूसरी क्लासिफिकेशन जो है वो है ना ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन इसके ऊपर की जाती है कि ये हमारे पास बफ़र्स जो हैं वो आइदर एक्स्ट्रा सेलुलर बफ़र हैं या हमारे पास इंट्रा सेलुलर बफ़र हैं। और एक और क्लासिफिकेशन है जो कि है ना वो केमिस्ट्स के लिए होती है, वो होती है हमारे पास कि आइदर दे आर एसिडिक बफ़र्स और बेसिक बफ़र्स। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन तरीके से क्लासिफिकेशन की जाती हैं। सो हम लेकिन इधर हम जो है वो दो तरीक़ों से जो क्लासिफिकेशन की गई है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब बफ़र्स खुद क्या होते हैं? बफर्स हमारे पास सिंपली ये होता है कि हमारे पास एक वीक एसिड हो और उसका करस्पॉन्डिंग सॉल्ट हो। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या करे कि हमारे पास एनवायरनमेंट की पीएच को चेंज होने से बचा के रखे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास सपोज करो कि हमारे पास एक एसिटिक एसिड है। अब एसिटिक एसिड हमें पता है कि एक वीक एसिड है। ठीक है, अब अगर हमें इसका बफर बनाना है तो हमारे पास जो सॉल्ट हम बनाएंगे ना वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हम सोडियम एसिटेट, अब सोडियम एसिटेट स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट है। ठीक है, तो अब इन दोनों का मिक्सचर एक एनवायरनमेंट के अंदर या एक सॉल्यूशन के अंदर ये कहलाता है बफर। ठीक है, तो अब ये जो है ये हमारे पास पीएच को चेंज होने नहीं देगा। ठीक है, तो अब अगर हम बफर्स की क्लासिफिकेशन को देखें, अब बफर किस तरीके से ऐड करता है वो तो मैं दूसरे ऑडियोज में बताऊंगा, लेकिन सिंपली पहले हम इसकी क्लासिफिकेशन को देखते हैं कि हमारे पास बफर्स की क्लासिफिकेशन कैसे है। कि अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जो हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं, जैसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है क्या क्या? ये हमारे पास बेसिकली ब्लड भी हो सकता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी हो सकता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड यानी लिम्फ भी हो सकता है, और हमारे पास यूरिन भी हो सकती है। ठीक है, अब इन तीनों के अंदर हमारे पास जो बफर्स आ जाते हैं, इन तीनों में जो हमारे पास बफर्स आते हैं वो आते हैं सबसे पहले बाइकार्बोनेट बफर, उसके बाद आता है प्रोटीन बफर, और उसके बाद आता है हमारे पास फॉस्फेट बफर। प्रोटीन बफर्स के अंदर हमारे पास नॉर्मल प्लाज्मा प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, और हमारे पास है ना अगर हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर जो जो नीचे मैंने लिखी हुई भी हेडिंग के अंदर इंट्रासेलुलर बफर, उसमें भी हमारे पास जो प्रोटीन बफर हैं वो हमारे पास ऊपर वाले एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बफर से सिर्फ जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है ना एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और है ना इंट्रासेलुलर बफर के अंदर, वो सिर्फ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ही इसका है प्रोटीन्स का। कि हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर प्रोटीन्स जो होते हैं वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन जो हमारे पास एक्स्ट्रा इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर जो बफर होते हैं इंट्रासेलुलर यानी कि सेल के अंदर वाला, उसके अंदर प्रोटीन जो होता है वो मेजर रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि इंट्रासेलुलर प्रोटीन जिसके हम कहते हैं वो हेमोग्लोबिन, जैसे आरबीसीज है, आरबीसीज जो है वो हमारे पास सेल है। अब सेल के अंदर जो प्रोटीन है वो है हेमोग्लोबिन। अब हेमोग्लोबिन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बफर है, स्ट्रॉन्ग प्रोटीन बफर है। ठीक है, तो इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर हमारे पास है ना क्या क्या चीज़ें डिफ्रेंशिएट कराती हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो डिफ्रेंशिएट कराने वाली है वो है प्रोटीन बफर। कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स जो होते हैं वो ऐड करते हैं इस बफर के तौर पे। और कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन? एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि ऐड करता है एज अ बफर के तौर पर। ठीक है, और इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर हमारे पास कौन सा प्रोटीन ऐड करता है एज अ बफर? हेमोग्लोबिन। और इंट्रासेलुलर का जो प्रोटीन है वो प्रोटीन बफर है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, और अच्छा इंट्रासेलुलर हमारे पास बायोकार्बोनेट बफर इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, लेकिन बायोकार्बोनेट बफर की ये एमसीक्यूज पे आता है कि चीफ हमारे पास ये है ना ब्लड बफर है। और फॉस्फेट बफर जो है जो कि हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का है, वो हमारे पास जो है वो यूरिन के अंदर या यूरिनरी हमारे पास है ना बफर होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूरिन के अंदर, यूरिन की एसिडिटी को मेंटेन करने के लिए ये हमारे पास फॉस्फेट बफर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब फिजियोलॉजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन किस तरीके से करते हैं, ये बस थोड़ी सी चीज़ समझने की है। ठीक है, कि अगर फिजियोलॉजिकल हमारे पास जो बफर होता है वो बफर होता है कि जिसका जो हमारे पास पी एच इज इक्वल टू पी के प्लस है ना लॉग सॉल्ट अपॉन बेस एसिड, जो कि हैंडलसन बर्ट जो इक्वेशन है। ठीक है, वो उससे रिलेटेड होती हैं ये फिजियोलॉजिकल और है ना केमिकल बफर। कि फिजियोलॉजिकल बफर में हमारे पास पीएच जो है, अगर वो उसके जो पीएच वाली इक्वेशन है पीएच इज इक्वल टू पी के प्लस वो जो सॉल्ट अपॉन एसिड, उसमें पीएच और जो पी के अगर हमारे पास दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज होंगी,
अगर हमारे पास दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज होंगी तो वो हमारे पास केमिकली बहुत अच्छा बफर है, ठीक है। और जिसकी हमारे पास पीएच और पीके दोनों दोनों की वैल्यूज़ दूर होंगी एक दूसरे से, तो वो हमारे पास फिजियोलॉजिकल बहुत अच्छा भी वो बफर है। अब इनका रीज़न मैंने बड़ी कोशिश की थी सर्च आउट करने के लिए कि भाई ऐसा क्यों होता है कि केमिकल बफर जो है वो अच्छा है जिसकी पीएच और है ना पीके बराबर हो, और फिजियोलॉजिकल बफर वो अच्छा है जिसकी पीएच और पीके अवे हो। तो इसका रीज़न मुझे कोई इतना ख़ास मिल नहीं पा रहा था, तो बस ये चीज़ दिमाग में बिठा लेने की है। और बुक में भी सिर्फ दो ही बफर का जिक्र है कि कौन सा फिजियोलॉजिकल अच्छा है और कौन सा केमिकल अच्छा है। तो बायकार्बोनेट बफर जो है वो हमारे पास फिजियोलॉजिकल बफर बहुत अच्छा है, और कार्बन वो है ना फॉस्फेट बफर जो है वो केमिकली बफर बहुत अच्छा है। तो ये था जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ बफर।